गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं हमारे 12th क्लास के बच्चों के लिए। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो से हमने उससे पहले वीडियो से हमने केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो चला रहे हैं, और इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इसके बारे में बताने की आपको कोशिश की थी, शायद कुछ आपको समझ में आया हो, लेकिन आज से हम इसको दोबारा से आपको बता दें। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड देयर कोएफिशिएंट रेज़्ड टू द पावर। यानी कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या होती है कि जो भी कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है आपकी, तो इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हो गए ए एंड बी कैपिटल में जो है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन के लिए लिखे जाते हैं, और उनके कोएफिशिएंट जो हैं यानी जो स्मॉल है और स्मॉल बी है वो इनकी पावर बन जाएगी। ये रेट लॉ है, ये आपको पता है रेट कांस्टेंट होता है। ओके, अब देखिए बेटा, ऑर्डर से मतलब क्या है। ऑर्डर का मतलब है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी एंड सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस। यानी रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो भी हमने पावर्स लिखी हैं, इन पावर्स का सम ऑर्डर बोला जाएगा। और थ्योरेटिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। यानी किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जितनी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती है वो क्या है, उसकी ऑर्डर। बेटा देखिए, फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी रिएक्शन आपकी ऐसी है जिसमें 3 रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक कंसंट्रेशन टर्म से अनइफेक्टेड है, बाकी दो से इफेक्टेड है, तो रिएक्शन हो गई आपकी सेकंड ऑर्डर, क्योंकि 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, 2 कंसंट्रेशन टर्म्स इस तरह से। अब देखिए बेटा, ऑर्डर है तो हमारे सिलेबस में कौन कौन से ऑर्डर हैं पहले आप उनको देखिए। सबसे पहले हमको पढ़ना है जीरो ऑर्डर, फिर हमारे आता है फर्स्ट ऑर्डर, फिर हमारे आता है सेकंड ऑर्डर, फिर उसके बाद इन द लास्ट वी विल स्टडी सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेन 4 पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। बेटा देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, अब एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट द सरफेस ऑफ टंगस्टन। ओके, तब यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये आता है कि सर ये कैसी रिएक्शन है जिसमें किसी कंसंट्रेशन का रोल ना हो, और अगर ये जो डिकम्पोजिशन आपने बताया अमोनिया का, तो वो अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा तो किस पे डिपेंड करेगा? देखिए बेटा, कुछ रिएक्शंस होती हैं, खासकर वो रिएक्शंस जिनमें कोई भी गैसियस सब्सटेंस या गैसियस स्पीसीज मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब या एडसॉर्ब होती है, मेटल सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है या एडसॉर्ब होती है। एडसॉर्ब जो टर्म है मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उस तरह की रिएक्शंस में जो रिएक्शन है वो मेटल सरफेस पर डिपेंड करती है, यानी मेटल सरफेस के सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, ना कि गैस की कंसंट्रेशन पर। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है क्या, अमोनिया का डिकम्पोजिशन टंगस्टन सरफेस पर, तो यहाँ पर ये जो डिकम्पोजिशन की रेट है ये टंगस्टन सरफेस पर डिपेंड करेगी, टंगस्टन सरफेस एरिया पर, सॉरी, ना कि अमाउंट ऑफ अमोनिया या कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर डिपेंड करेगी। क्योंकि ये भी इस डिकम्पोजिशन में होगा क्या, पहले टंगस्टन के सरफेस पर अमोनिया एडसॉर्ब होगी, उसके बाद वो डिकम्पोज होगी। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब गैसेस स्पीसीज किसी भी मेटल सरफेस पर एब्जॉर्ब या एडसॉर्ब होती हैं तो वो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म से फ्री रहती हैं, और वो केवल उस मेटल के सरफेस एरिया पे डिपेंड करती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? वेरी गुड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट टंगस्टन सरफेस। अब इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप पिछले 10 ईयर्स के पेपर्स देखते हैं
तो आपको 4 टाइम मिनिमम ये क्वेश्चन मिलेगा। अब ये क्वेश्चन एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बना देते हैं। वो कैसे? डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, ये पूछा गया था 2018 में। 16 में पूछा गया था राइट एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बात वही है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, फैक्ट्स वही हैं, आंसर वहीं से मिलना है। तो ये तो थी बेटा जीरो ऑर्डर की बात। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आर रिएक्टेंट हो गया पी, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल टाइम यहाँ पर जीरो वाली रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो कंसंट्रेशन हो गई आर नॉट, ले लेते हैं इसको, ठीक है बेटा। और टाइम टी पे कंसंट्रेशन ले लिया आपने आर, ओके। अब देखिए इसके लिए एक रेट लॉ क्या बनता है आपका, रेट इक्वल टू के आर नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट इक्वल टू एक दूसरा एक्सप्रेशन जो है हमने देखा है माइनस डी आर अपॉन डी टी। बेटा ये आर नॉट है, आ रही है ओके बेटा, अब देखिए यहां से हमको क्या डिफाइन करना है बेटा। देखिए इसमें हमको क्या डिफाइन करना है, इसमें हमको ये निकालना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि रेट की दो वैल्यूज आपके सामने हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर, के रेट कांस्टेंट है आपका एंड इट इज कंसंट्रेशन ऑफ आर। जैसे मैथ में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल टू के डॉट डी टी। अब बेटा देखिए इस डी के साइन को रिमूव कराने के लिए दोनों तरफ हमें क्या कराना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करा देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कराने का मतलब क्या है वो समझिएगा आप मेरी बात को। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूले यूज लेने हैं। जैसे ये इक्वेशन बन गई डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर। अगर मैं सिंबल में बोलूँ डी आर अपॉन आर, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला इंटीग्रेशन अगर याद आता हो तो डी एक्स अपॉन एक्स होता माइनस लॉग एन एक्स, ठीक है बेटा, ठीक है। और देखिए ये आपका क्या बनता है, यहाँ से माइनस ऑलरेडी बाहर है, एक माइनस और आएगा तो ये बन गया प्लस का log n r इक्वल टू के। dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस में i बोला जाता है बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम लेंगे टाइम जीरो, टाइम जीरो पर i की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर आप रखेंगे के टी, के इंटू टी, टी जीरो करेंगे तो के हो जाएगा जीरो, ये क्या बचेगा टोटल i log n r नॉट, क्योंकि टाइम जीरो पर आ रही कंसंट्रेशन कितनी है r नॉट। तो i की वैल्यू आ गई है आपके सामने, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें log n r इक्वल टू के टी प्लस log n r नॉट। अब इसको अगर हम इस तरफ लिया है तो ये बन जाएगा log n r माइनस log n r नॉट इक्वल टू के टी। बेटा देखिए log m माइनस log n ये हो जाता है आपका log n r अपॉन log n r नॉट इक्वल टू के टी। अब देखिए बेटा ये है log n, log का बेस n है, इसको log का बेस 10 कन्वर्ट करने के लिए हमें से क्या करना पड़ेगा 2.303 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये लिखा जाएगा 2.3 log r अपॉन r नॉट, ठीक है बेटा, इक्वल टू के टी। अब देखिए बेटा टी के लिए यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2.303 अपॉन के log r अपॉन r नॉट। अब देखिए बेटा यहाँ से आपको करना क्या है, ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया है टाइम कैलकुलेट करने के लिए। अब
अब अपने को आगे इसमें करना क्या है, सिंपल सी चीज एक ही करनी है इसके अंदर, आपको इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। हाफ लाइफ से मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ से मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की हाफ कंसंट्रेशन यानी इसकी 50% कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, याद कर सकते हैं वो टाइम पीरियड जिसके बाद रिएक्टेंट का 50% तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और 50% रिएक्टेंट ही अपने पास रेजिड्यू बचा है, तो उस टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से 2.303 के लॉग। अब देखिए बेटा आर क्या है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर नोट क्या आपका फाइनल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल तो आपका आर हो गया, फाइनल क्या हो जाएगा आपका r/2। कितना बचा आपके पास r/2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं तो 2 चला गया ऊपर, r से r कैंसिल, अरे 2 नहीं सॉरी बेटा k है 2.303 अपॉन k। अब देखो बेटा log 2 की वैल्यू क्या रख देंगे हम 0.3010, अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 0.693 आएगा अपॉन में k। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, इस पे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन। बिल्कुल, क्योंकि हमको केवल ये एक्सप्रेशन लिखना है कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इसमें इस एक्सप्रेशन में कहीं भी आपको कंसंट्रेशन का यूज होता दिख रहा है नहीं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाफ लाइफ जो होती है आपकी वो कंसंट्रेशन से फ्री होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक बेटा, आज के लिए बस इतना ही, और आज का आपका होमवर्क यही है कि इसको एक बार आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जब तक आप इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। टिल देन गुड डे।